नमस्ते भाइयों। मेरे भाई क्लास 11th में जो आपका 4 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साथ साथ में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी आपको दोनों बता दूंगा। बस एक ही चीज करना है, आपको पॉलिटिकल साइंस में बेहतर से बेहतर नंबर लाना है। क्योंकि मेरे भाई इस बार क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है बहुत मतलब कि मॉडरेट लेवल का हुआ है दोनों शिफ्ट में। तो एज यूजल डिपेंडेंसी होती है कि आपके पेपर भी बहुत आसान लेवल का आएगा। तो बस एक ही चीज याद रखना, जो भी अभी कंटेंट मार्क करके दूं इसको दिल दिमाग में बैठा के पी जाना, क्योंकि आप 12th वाले के वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो तो क्वेश्चन पेपर भी मैच कर सकते हो। तो मेरे भाई बस एक ही चीज है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाइनल में भी डंका बजाना है और 12वीं में भी। ठीक है मेरे भाई, तो देखो सबसे पहले आपके सामने 6 चैप्टर आ रहा है जो आपके मिड टर्म में 1 से लेकर 6 न्यायाधीश तक आ रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, संविधान क्यों और कैसे। इसका ऑलरेडी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स करवा चुका हूं, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में सारी चीजें करवा देता हूँ। मेरे भाई ये चीज देखो, सबसे पहले संविधान क्या है। आप सबको पता है कि एक राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक है। सरकार के 3 प्रमुख अंगों का विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की स्थापना है, क्योंकि ये 3 सबसे बड़े अंग हैं। फिर जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है, क्योंकि जनताओं का जितनी भी आकांक्षाएं हैं वो कौन संविधान ही पूरा करता है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए एक संविधान का मेन रोल होता है, समझे दोस्त। फिर आगे आपके सामने आ गया एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहे यहाँ पे संविधान, कह रहा संविधान की आवश्यकता क्या है। सबसे पहला एक आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन ये भी मिल जाएगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसको आप नोट डाउन करो, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती। एक एक क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया था, इसकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। मेरे ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है संविधान की आवश्यकता, तालमेल बढ़ाना, बुनियादी नियम निश्चित करना, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, जनता के आकांक्षाओं को पूरी करना, राष्ट्र बुनियादी पहचान सुनिश्चित करना, ये आपके संविधान के इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको बस ये भी याद रख लोगे तो संविधान वाले टॉपिक से आप इजिली बना के उसे लिख सकते हो, समझे मेरे भाई। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, फिर थोड़े टॉपिक पे देखेंगे। संविधान की सत्ता ये आप पढ़ लोगे तो मजा ही आएगा। ठीक है, देखो संविधान का गठन क्या है भाई, ये संविधान का गठन। आप सबको पहला पता है कि संविधान बनने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आई थी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत मुश्किल तरीके से भारत से गई थी। तो इसलिए याद रखना, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा हम आपको संविधान देंगे, जिसका पहली बैठक कब है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपको पता होना चाहिए संविधान सभा में कि देख संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 1447 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में पुनः इसकी बैठक हुई, मतलब 2 बार होना पड़ा। संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में हुई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान सभा की प्रकृति क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाती है। क्या भाई, प्रत्यक्ष निर्वाचन, सभी समुदायों का भागीदारी होता है, मतलब कि आप जो संविधान की बात करो उसमें सब मिले जुले होते हैं, समझे भाई। यहाँ देखो फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से भी दिख जाएगा कि संविधान कैसे बना। क्या है यहाँ पे भारतीय संविधान कैसे बना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके क्या निकलेगा एमसीक्यू। तो देखो संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, जो कि कुल 166 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान अंकित किया गया, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ये आप सबको पता है, समझे दोस्त, यहाँ पे समझिए। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत देखो भाई, अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान बना, ये हमारे लिए जो स्रोत था ना, मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज हमने लिया। तो हमारे भारतीय संविधान में हमने बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से अडोप्ट किया है, जैसे कि ब्रिटेन से लिया, कनाडा से लिया है, रशिया से लिया है, अमेरिका से सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिया है फंडामेंटल राइट्स। ये सारी चीजें यहाँ से आपके एक क्वेश्चन फिक्स है, एक तो एमसीक्यू में फिक्स है, एक आपके लॉन्ग क्वेश्चन में फिक्स है। तो ध्यान से सुनो कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के जो ये संविधान के स्रोत, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। संविधान का लगभग 75% अंग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, और 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से मूल मानव अधिकार शामिल किया गया, और अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से कुछ बातें भारत के संविधान में सम्मानित की गई है। जैसे मान लो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया, देखो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये हमने इसे FTPP लिया हमने, फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम, मतलब कि जो हमारे देश में वोटिंग सिस्टम होता
होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब जिसको वोट मिलता है वो जीतता है। ये एक्चुअली कहा है, ये मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इस चीज को रखा गया था संविधान में, तो वहां से हमने इस चीज को लिया। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया यहाँ पे, ये ब्रिटेन मतलब यूके से हमने लिया है यहाँ पे कि अधिक मतों पे वोट। फिर हमने लिया भारत सरकार की संसदीय रूप। हमने क्या लिया भाई, भारत सरकार की संसदीय रूप, कहने का मतलब हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लिया हमने किससे, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, जो कि हमारे पे दो हाउसेस हैं। कौन कौन से हैं मेरे भाई, जैसे आप मान लो यहाँ पे आपके पास संसद है, ये जो संसद है आपके पास इसके दो है, एक तो आपके पास लोकसभा है, एक आपके पास राज्यसभा है। अगर हम बात करें भारत के आर्टिकल से, भारतीय संविधान के आर्टिकल की, तो 79 में वो आता है, और ये आपके 81 में आता है, ये आपके 18 होता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है सरला, क्या भाई यहाँ पे सरला, ये 79, ये आपके पास 80, ये आपके पास 81, तो आर से राज्यसभा, यहाँ पे 80 और 81 लोकसभा, तो इसको आपको याद रखना है, समझे। तो फिर आगे आपके सामने विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसके कानून निर्माण, ये क्या हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और अमेरिका से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मौलिक अधिकार की सूची संविधान में लिया, मतलब कि आप इसे कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स। मेरे यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोचो वन शॉट रिवीजन है, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई यहाँ से फंडामेंटल राइट्स है, तो मुझे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने बहुत बार वीडियोस में आपको बताया है कि कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स है, अभी कितने हैं, ऑप्शन दे देता हूँ, 5, 6, यहाँ पे 7 या 8, आप मुझे बताओ। समझे भाई, ये पॉइंट आप मुझे कमेंट करके बताओ। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं आयरलैंड वाले से, राज्य के नीति निर्देश तत्व, कहने का मतलब हो गया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। समझे भाई, क्या है यहाँ पे, राज्य के नीति निर्देश तत्व, जो कि हमने आयरलैंड से लिया था, समझे दोस्त। फिर फ्रांस के संविधान से क्या लिया हमने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने किससे लिया भाई, ये फ्रांस का। जिससे हमने देखा कि अपनी जो वाली किताब है, किताब के पीछे आप चेकआउट करोगे तो जितने भी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जिसमें कि फर्टिलिटी, इक्वलिटी, जस्टिस दे रखा है, संविधान मतलब कि समानता दे रखा है, और उस तरह से न्याय दे रखा है, ये सारी चीज हमने किससे लिया, फ्रांस से लिया। फिर कनाडा से भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है, जिसमें कि आप देख सकते हो अध्यात्मक सरकार का स्वरूप, शक्ति केंद्र एवं संघात्मक व्यवस्था, मतलब कि क्या सकते हो कि जो कनाडा है, कनाडा से हमने इंपॉर्टेंट चीज ये लिया है, जो पूरे देश का पावर जो होगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा, केंद्र सरकार के पास होगा, और वो अपने अपने पावर्स को नीचे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये हमने किससे लिया है, कनाडा से। तो समझ आ गया आपको, ब्रिटेन भी पता चल गया, अमेरिका पता चल गया, फ्रांस पता चल गया, कनाडा पता चल गया, ये 4 आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन आयरलैंड, जो कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत हमने वहां से लिया है, समझे भाई। उसके बाद अब इस चीज को समझो, और यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है मेरे भाई। देखो कैसे, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, इस पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ, देखो वोकेंट भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए एक सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल है। तो यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है कि उधार का थैला क्यों कहा जाता है, तो संविधान को डिफाइन करके इन सारे देशों से क्या क्या लिया, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, समझे दोस्त। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसके क्वेश्चंस सेशन रीजन है, बट मैं अभी आपके सामने जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो बता दो भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग मुझे इसका कमेंट करके बताओ, समझे। एमसीक्यू, अगर देखो अभी तो एमसीक्यू के लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा, बट मैं अभी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बता देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं, समझे भाई। देखो अति संक्षिप्त क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, संविधान के प्रस्तावना से क्या क्रिप्स मिशन भारतीय संविधान के संबंध में क्या चीज बोला। एक तो ये हो गया कि संविधान शांति हटाओ भाई, और ये अनुच्छेद 371 मतलब कि असम और उसके लिए, नागालैंड असम के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान में कितना समय लगा, ये तो आपको हो गया। कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलाने के लिए आएगा, जैसे ब्रिटेन का संविधान से क्या लिया, कनाडा के संविधान से क्या लिया, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, अमेरिका के संविधान से क्या लिया, जो आपने ऊपर रीड किया, ये आपके पेपरों में आते हैं दोस्त, समझे। उसके बाद आप जो 2 नंबर के क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपकी सार्वभौमिक
ये वाइस मताधिकार क्या है, इसकी उपलब्धियां क्यों मानी जाती है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और संविधान प्रारूप समिति गठन संक्षिप्त में समझाए, इसका कोई दिक्कत नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट समझो मेरे भाई, ये आपके हो गए। फिर 4 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहे हैं हमारे पास। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं कि भारतीय संविधान की कमियां क्या थी, भारतीय संविधान किस प्रकार संतुलित अनुच्छेद बनाया गया, भारत संविधान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, वर्णन करें। ये देखो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा किस प्रकार बताओ भारतीय संविधान महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाले। एक ये क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस अगर आपने फुल्ली अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लिया तो सारा काम सेट है, ये समझो मेरे भाई। समझे दोस्त। फिर आपके सामने कुछ केस लिस्ट भी है, यहाँ पे केस लिस्ट होगा, नीचे आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो इतनी बात होगी। फिर आपके सामने कार्टून है और ये कार्टून भी आपके सामने आ जाता है। ये बीच वाले हमारे चचा है, समझे भाई, नेहरू जी कह सकते इसको। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। 6 नंबर में भी क्वेश्चन है जो कि लग रहा है आपको ये 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बना के बोल सकते हो। लेकिन इसके लिए एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का ये आप कर लो। यहाँ पे भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ या इसमें जिसमें जैसे कहते हैं पुष्प गुच्छ क्यों कहा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन, इसके बिहार पे आपके पास है ये उधार का थैला या कटोरा इसे क्यों कहते हैं। मतलब आपके लिए 6 नंबर में अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। और एक और दिख रहा है, एक सफल प्रभावी संविधान को कठोरता एवं लचीला का मतलब हटाओ। आपको ऐसे बताए कि हमारा संविधान क्या बहुत कठोर भी और बहुत लचीला भी है, समझे दोस्तों। चलो आगे देखते हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें होने वाली है। सेकंड मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर देखते मेरे, क्योंकि 6 चैप्टर आपके अभी भी समय, एक दिन का समय है क्या, अभी 3-4 दिन का समय, आप इसी तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, जितने भी भाई है मेरे भाई, आप लोग याद रखो जो सेकेंड चैप्टर आपका, इसको इतना इंपॉर्टेंट समझोगा, इतना इंपॉर्टेंट कि सोचो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, बहुत सारे आएंगे। और आगे जो आपके लाइफ के फेजेस में जो इंटेंस एग्जाम दोगे, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दोगे, तो वहां से ये क्वेश्चंस बनेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये आपके 1976 में हुआ है। और ये क्या था, इसके अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वें संविधान संशोधन के आधार पर 2022 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। और याद रखना ये जो होता है संविधान का बेस, इसे छोटा संविधान कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई, छोटा संविधान कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन पूरे अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे खतरनाक मतलब की माना जाता है, जो कि 1976 में हुआ था, समझे। तो उसके बाद आपके सामने आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखो अधिकारों पर घोषणा, ये अधिकारों घोषणा अभी हम देखेंगे, जो कि आपके लिए एक 44 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो जो आपके पास 42 यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ था, ये 1976, ये क्या होता भाई 1976। उसके बाद जो 74वां हो गया ये होता 1978 में, समझे भाई। ये 78 में हुआ था। यहाँ से आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स था, ये राइट टू प्रॉपर्टी, क्या था यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया था, समझे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझ आया भाई। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद आ रही होगी मेरे को, आती है कि भाई आप यहाँ से लाइक जरूर करोगे, एक प्यार से कमेंट आप जरूर करोगे, क्योंकि भाई फाइनल में भी आप लगाएंगे और आप जानते हो बोर्ड में भी। तो मेरे भाई आपने कमेंट करके बताना, और इस टॉपिक को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, समझे भाई। फिर आपके पास मौलिक अधिकार है, जिसमें कि 3 भाग में दिया गया है। सामंतक अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा ये 29 से 30। फिर आपके सामने है यहाँ पे 31, आप बता सकते हो, और 32 तो बता सकते हो। यहाँ पे जो आर्टिकल यहाँ पे 31 यहाँ से गायब, ये क्या था आप लोग कमेंट करके बताना। चलो फिर आप कमेंट से आप बहुत परेशान हो जाते हो, एक वीडियो में देखा कि कहते हो भैया कमेंट करो कमेंट करो, फिर भाई बस मैं चाहता हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस बनी रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो आर्टिकल आया और यहाँ जो 31 गायब हुआ, ये था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था भाई, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आज के फंडामेंटल राइट्स मतलब की मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 बचे, क्योंकि एक हटा दिया इसलिए 31 को हटा दिया गया। समझ आता है बात को। तो ये पॉइंट था भाई, इसलिए 31 नहीं आता है, ठीक है। नजरबंदी, ये आपको निवारण मतलब भारत सरकार अभी चाहे तो आपको बिना कसूर कभी गिरफ्तार भी कर सकते और अपने एरिया में बंद भी कर सकती है, उसे कहते हैं नजरबंदी। सबसे पहले अभी यहाँ पे लगा था, क्या कहते हैं भैया, कहते हैं कश्मीर में मैटर हुआ था जब, समझे भाई। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार, ये आप
ये वाला याद रखना, ये मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस आपके 100% क्वेश्चंस बनेंगे। जो टिक कर रहा हूँ ये भाई रामबाण है, और जो सब पढ़ा दूंगा वो 100 सत्य है भाई, वो पेपर में आएगा ही आएगा। समझे दोस्त, ये पॉइंट हो गया। फिर आप ये सारी चीजें जोड़ बता सकते हो वहां पे, जिसमें कि एक एमसीक्यू आपका ये बन जाएगा कि ये जो अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो कि 46वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, मतलब 2002 में हुआ था, और ये 21A में प्राथमिक शिक्षा को नागरिक के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया, और 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। मतलब कि आप बोल सकते हो आर्टिकल 21 क्या था, राइट टू एजुकेशन था। क्या था भाई, राइट टू एजुकेशन। समझे, मतलब शिक्षा का अधिकार। समझे भाई, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये सबको पता होगा। समझे दोस्त, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये आप अनुच्छेद देख सकते हो, इसमें एक मिसिंग है 31, वो मैंने आपको बता दिया 31 है क्या। समझे दोस्त, उसके बाद आपके सामने ये अनुच्छेद आपके सामने आ रहा सामंता का, ये जो है सामंता अधिकार जो कि 14 से लेके 18 तक चल रहा है, जिसमें सामंता अधिकार देखा गया है, जिसमें विशेष तरीके का ये हमारे पास संशोधन है। और ये 14 देखो 15, 16, 17 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भैया ये छुआछूत है, मतलब अदृष्टता, अनटचेबिलिटीज, ये कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में आता है, जहां पे मतलब कि जो हमारी छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटीज था उसके लिए रखा गया था। समझे दोस्त, एक तो यहाँ से एमसीक्यू हो गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, आपके पास स्वतंत्रता तो गली में जा रहे हो, किसी को गरिया रहे हो, स्कूल में जा रहे हो टीचरों को गरिया दिया, ऐसा वाला अधिकार नहीं मेरे। पॉजिटिव सेंस मतलब कि पॉजिटिव फ्रीडम होना चाहिए, मतलब आपका भाषण का अभिव्यक्ति है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण कर सकते हो, भारत के किसी भी भूभाग में निवास कर सकते हो, और व्यवसाय व्यापार कोई भी कारोबार काम करने में स्वतंत्रता है। ये होता है आपके 19 में दिया गया है कि आपके पास फ्रीडम है, पूरे भारत में आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो कोई होता है, कोई मान लो कि बिहार से आता है तो दिल्ली में आ जाता है, हरियाणा चला जाता है, पंजाब चला जाता है, कोई उत्तराखंड से आ जाता है, मतलब ये सारी चीजें तो वो हमारे राइट टू फ्रीडम मतलब कि आपके आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर आपके पास आ गया 20, क्या है भाई यहाँ पे 20। देखो आप ये अनुच्छेद 20 में ये आपके सामने ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या करें यहाँ पे भाई, देखो जो 44वां संविधान संशोधन प्रावधान किया गया था, ये अनुच्छेद 20 को आपात स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। जो आपका अनुच्छेद है 20, ये आपातकाल के अकॉर्डिंग आपका मतलब जो स्वतंत्रता है उसको मतलब कि हटा नहीं सकते। जैसे आपका जीने का अधिकार है, इससे हम हटा नहीं सकते। समझे दोस्त, ये हो जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा, क्या ये थोड़ी कि आपको बोलते भाई जियोगे नहीं मर जाओगे, उसके ऐसा नहीं है। फिर उसी तरीके से अनुच्छेद 21 के अंदर में ये बताया गया है कि जो अनुच्छेद 21A है उसके अंदर में 2022 में 66वें संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, जो कि 14 मतलब 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मतलब मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य था। समझे दोस्त, उसके बाद आपके सामने 22 आता है, उसी तरीके से आपके सामने ये 23-24 समझे भाई यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपके सामने 25 से 28 यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। समझे भाई, उसके बाद आपके सामने 29-30 आता है। लेकिन हाँ कुछ हो ना हो यहाँ से तो भाई मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ये अनुच्छेद क्या भाई, ये बनता ही बनता है। समझे, जो कि इसे उपचार कहा जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 32 को, जिसके अंदर में बहुत सारे आपके जो रीड्स हैं, मतलब इसे रीड्स कहते हैं। रीड्स अगर मेरे भाई ये देखो, ये रीड्स कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में लिख लो एक बार, रीड्स क्लास 11, ठीक भाई। डाल लेना यहाँ पे 5-10 वीडियो नीचे आओगे तो आपको रीड्स वाली एक वीडियो मिल जाएगी जो बहुत पुरानी एसएस पाठशाला पे, वो उसके अंदर सारा डिटेल में हर चीज समझाया गया है। 5 रीड्स आप उसे जरूर पढ़ लेना, यहाँ से आपका काम सेट हो जाएगा। जिसमें कि देखो बंदी प्रत्यक्षकरण होता है, परामर्श होता है, प्रतिपेश होता है, उत्पीड़न होता है और यहाँ पे परीक्षा। समझे भाई, ये आपके सामने बस ये चीज है। ठीक है, देखते यहाँ पे राज्य की नीति निर्देश तत्व
ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, यहाँ से ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, जबकि आपके सामने क ख 2 टर्म्स में दिया गया है। फिर आपके पास यहाँ पे नागरिक मौलिक कर्तव्य, ये कर्तव्य भी आपको फॉलो करना होता है, जो कि 11 हमारे टोटल अभी। नीति निर्देश तत्वों मौलिक अधिकारों के संबंध, नीति निर्देश मौलिक अधिकारों में अंतर, ये वाला आप एक बार कर लो। नीति निर्देश तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर, ये आपके लिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझे दोस्त। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर में, और क्वेश्चंस अभी आपको पता चल जाएगा। मैं एमसीक्यू को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ये मैं बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, सबसे पहले मैंने बताया रीड्स, आपको ये पढ़ के जाना है। शोषण विरुद्ध अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रभाव हैं, मौलिक अधिकार के 2 महत्व लिखना है। कभी छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आपको पूछ देते हैं। नीति निर्देश तत्व क्या है, ये पॉइंट आपको पहले ही बता चुका मैं यहाँ पे, समझे। उसके बाद मौलिक अधिकार किस पर निलंबित किया जा सकता है, ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस। बंधुआ मजदूरी, ये 2021 वाले में आया था, तो मुझे लगा कि अब ये ट्रेंड थोड़ा सा पीछे हो चुका है, समझे। फिर आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस में आपके सामने क्वेश्चंस आता है कि अनुच्छेद 19 को स्वतंत्रता में से किन 4 को समझाए। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार 4 विशेषता, जो हमारे मौलिक अधिकार है इसकी 4 विशेषता, ठीक है भाई। ये पॉइंट हो गया। नीति निर्देश तत्व क्या है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए रामबाण की जैसे काम करेगा भाई। जो जो टर्म टिक करके दे रहा हूं आप ये करते जाओ। 6 नंबर के क्वेश्चन में जब लगे कि कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना। एक तो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और नीतियों को, और फिर मौलिक अधिकार एवं राज्य निर्देश तत्वों में अंतर, ये अभी तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में आपके चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात की गई है, जो अकेले ये आपको 6 नंबर दे के जाएगा। तो 6 नंबर के लिए जो जो टर्म बता रहा हूं वो, और दिल दिमाग को इकट्ठा करके पढ़ लो। और भाई लाइक नहीं किया प्लीज कर दो, 12th वाले के कंपेयर में आपकी बहुत कम लाइक्स होती हैं, तो मैं चाहता हूं आप थोड़ी मोटिवेशन बढ़ाओ, जिससे कि भाई और थोड़ा मजा आए, समझे भाई। अब बिलीव नहीं करोगे तो आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, बट मैं चाहता हूँ रात कितनी भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप भाई मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और भाई डंका बजा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, समझे मेरे भाई। ये हो गया चुनाव और प्रतिनिधित्व, क्या है भाई यहाँ पे चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी देश को, जो बड़े बड़े लोकतंत्र देश हैं, उससे चुनाव की क्यों जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स चुनाव एवं प्रतिनिधि। देखो भाई, चुनाव आयोग के कार्य, ये चुनाव आयोग क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया क्या होता है, मेरे भाई ध्यान सुना। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ये अनुपातिक, यहाँ पे आपकी प्रेसिडेंट के, जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन होता है, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे। और यहाँ पे चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको करके जाना, मतलब यहाँ से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, समझे भाई। इसमें से आप यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते। देखो भाई, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये मतदाता पार्टी को वोट देता है, एक जगह से एक अधिक उम्मीदवार का चयन होता है, और इजराइल नीदरलैंड में ये है। और ये FPPS फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम, जो इसमें भारत और इंग्लैंड, मतलब कि जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जीतता है, समझे दोस्त। चलो आगे चलते हैं। ये पता ही है, लोकतंत्र का प्रकार आपको होता है। चुनाव क्या होता है, भारत में चुनाव प्रणाली, मेरे दोस्त याद रखना, भारत में चुनाव प्रणाली, चुनाव और लोकतंत्र, देखो ध्यान से, चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है, और चुनाव बिना लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेनी है। जब भी कभी भी चुनाव आयोग हो, लोकतंत्र हो, जहां पे लग रहा है कि भाई चुनाव से रिलेटेड बातें कह रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखो, क्योंकि आंसर राइटिंग आप जितना बेहतर बनाओगे ना, उतना अच्छा आंसर राइटिंग आपका माना जाएगा, समझे दोस्त। तो ये सारे टर्म्स हैं आपके पास। उसके बाद आपके चुनाव के प्रतिनिधि FPPS, सब मैंने पहले बता दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ये जो चुनाव आयोग है, ये भारत के अनुच्छेद 324 में इसकी बात की गई है, समझे भाई। तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में आएगा। सर्वाधिक वोट वाली जीत प्रणाली, ये हमने किससे लिया, इंग्लैंड से लिया है, समझे दोस्त। ये पॉइंट हो गया आपके पास। फिर आपके अनुपातिक प्रतिनिधि, जो इजराइल उसमें होता है, जो हमारे देश में प्रेसिडेंट का होता है, एक वो, समझे। फिर देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक वार्षिक मताधिकार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो आना ही आना है यहाँ पे। चुनाव प्रणाली की कमियां, चलो दोस्त ये देखते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, जो आपके लिए एक बड़े क्वेश्चन तैयार करते हैं, और आपको ये तैयार करके जाना है।
भाई अभी भी लाइक नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से एक बार आप लाइक कर दो, समझे भाई। नहीं करो तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाओ, समझे दोस्त। प्लीज यार इस वीडियो पे 500 लाइक आप लोग जरूर करना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 500 लाइक इस पे पूरा कर दोगे, हाँ या ना, प्लीज यार रिक्वेस्ट है, समझे। देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच दो अंतर, ये फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक भाई। अनुपाती पद कर ही लोगे। यहाँ पे चुनाव प्रणाली की सफलता तो प्रशिंस आयोग की क्या समझ है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दो दोस्त, ये परिसीमन भी कर देना यहाँ पे, है ना, परिसीमन वाला 4 अंक में देखो क्या क्या है, मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर से ये वाला और सर्वाधिक मत बोधक ये वाला, ठीक भाई। इसके मुख्य 4 कार्य ये भी ध्यान रखना, लोकतंत्र चुनाव के महत्व पर एक टिप्पणी डालनी है, तो ये आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हो गए। ये तीनों क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो, समझे दोस्त। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर वाले में आपके पास ये मैप भी है, ये मैप भी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में लास्ट ईयर भी आया था, समझे दोस्त। चलो आगे बड़े क्वेश्चंस नहीं है कि 6 नंबर वाले, देखो 6 अंक के प्रश्न, यहाँ पे भी आपको वही एपीपीएस वाला जरूर चुनना चाहिए, ठीक है भाई। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की विभिन्न व्यवस्था हटाओ, भारतीय मानव विशेषता प्रमुख, यहाँ पे चुनाव लोकतंत्र के 2 पहलू है, इस कथन पर एक ये वाला, यहाँ पे चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू है, इस कथन को समझाते हुए लोकतंत्र में चुनाव समझाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो आपने 3 चैप्टर देख लिया मेरे भाई, ये 3 चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, समझो भाई आपके पेपर में यहाँ से छपेंगे क्वेश्चन, समझिए मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर अब आते हैं 4 पे, ये है आपके सामने, अरे भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है चाचा कहाँ, देखो भाई ये है आपके सामने कार्यपालिका, देखो क्या है दोस्त यहाँ पे कार्यपालिका, ध्यान सुनना। ये तो आपके सामने कार्यपालिका होते हैं जिसमें कि जानते हो सरकार जो है किसी भी चीज जो शक्तियों को क्या करता है, लागू करता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट, वैसे तो विधायिका वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये कार्यपालिका के जो कार्य है आप जानते हो, एक संगठनात्मक, ये अध्यात्मक, ये अध्यात्मक, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रख लो। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, पहले राज्य, अब इस यहाँ पे कंट्री डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि कंट्री को पहले हम राज्य ही कहते थे, समझे दोस्त। ये हो गया यहाँ पे राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी हटाओ, यहाँ पे मैं तो नहीं ज्यादा समझ सकता इसमें से क्या ज्यादातर लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ पे राष्ट्रपति पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या है भाई, राष्ट्रपति पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि इनकी शक्तियों के बारे में या इनके निर्वाचन आयोग के बारे में, समझे। तो चलो फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे अपनाने का यहाँ पे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये तो वही पूरी राष्ट्रपति निर्वाचन का, देखो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है इस पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, समझे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। 5 साल का होता है, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यहाँ पे पद को हटाने पर महाभियोग लगाया जाता है, जो कि 14 दिन कम से कम इनको मोहलत दी जाती है। ये सारी चीजें आपके हैं जो कि आपके कार्यपालिका के पास होता है। देखो भारत में संसदीय कार्यपालिका, देखो दोस्त भारत में ये संसदीय कार्यपालिका क्या है, कैसे काम करती है, आप भाई पूरी बुक में आप राष्ट्रपति की विशेष अधिकार भी, ठीक है, और राष्ट्रपति की विशेष, राष्ट्रपति की विवेकता, अधिकांश शक्तियां, मतलब कि मैंने क्या था, राष्ट्रपति के ऊपर आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे। राष्ट्रपति हो गया और यहाँ पे प्रधानमंत्री, 2 की शक्ति आप अच्छे से पढ़ लो, एक तो प्रधानमंत्री, एक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा राष्ट्रपति। इनके आपको पूरी अच्छी तरीके से पूरी शक्तियां पढ़ लेनी है, क्योंकि एक शक्ति उठ के आ जाता है, समझे दोस्त। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी मैं नींद भी है, बट मैं अपनी पूरा ट्राई दे रहा हूँ कि आपके लिए मैं एक बेहतर काम कर पाऊँ, समझिए दोस्त। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, ये तो माना गया है, अनुच्छेद, चलो 2 नंबर के क्वेश्चन में देख लेंगे, अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में करवाया था, संक्षिप्त में उत्तर दे। देखो दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, अध्यात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं, एक तो ये, ठीक है, और भारत और इंग्लैंड की कार्यपालिका में प्रमुख अंतर क्या क्या है, एक तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था लास्ट में, पॉकेट वीटो पावर आया था। देखो एक तो ये है राष्ट्रपति की विशेष अधिकार की शक्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉकेट वीटो पावर क्या होता है, जो कि राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा होता है, ये आप ध्यान रखना, कोई भी चीज को अपने जेब में रख सकता है, उसे पॉकेट वीटो पावर कहते हैं, समझे भाई। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, लॉन्ग क्वेश्चन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान स्पष्ट करे, प्रधानमंत्री की शक्तियां किन परिस्थितियों में निर्धारण करती है, राज्यपाल, भारत में एक दल प्रत्यक्ष, भाई देखो
मैंने क्या था, राष्ट्रपति पे और यहाँ पे प्रधानमंत्री पे, इन दोनों की शक्तियां आप याद कर लेना, पेपर में आपके आ जाएगा। समझे दोस्त, ये हो गया नौकरशाही के माध्यम में 4 अंक के क्वेश्चन में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री। मतलब सीधी बात है, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति और इन दोनों क्या होती शक्तियां अगर आप याद कर लोगे तो आपके भाई कंप्लीटली इस सेशन से कुछ भी नहीं बचेगा। समझे दोस्त, यहाँ पे 2 कार्टून है, 1 कार्टून आने के चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके सामने, जो आपके 4 अंक के क्वेश्चन निकल गया पीछे, 4 हो या देखो यहाँ पे 4 की बात करो या 6 की बात करो, कुछ भी बात करो, यहाँ पे आपके शक्तियां ही करनी पड़ेगी। जब राष्ट्रपति हो गया, यहाँ पे कुछ भी है, मतलब आप सीधी सीधी बात है, दो तौर पे राष्ट्रपति की शक्ति और प्रधानमंत्री की शक्ति आपके 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में। एमसीक्यू में तो आपको छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ऐसा ही क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास ये 4 हो गया। उसके बाद अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। उसके बाद आपका एक न्यायपालिका लास्ट में रह जाएगा। ये भाई आपके पास 5वां आता है विधायिका। क्या आता है भाई, विधायिका। ठीक है दोस्त, देखो अगला क्या है यहाँ पे, विधायिका। क्योंकि एक सिस्टम होता है पूरे संसद की, जो हमारे पार्लियामेंट्री होते हैं, जो सिस्टम होता है 3 तरीके का होता है। एक तो कार्यपालिका, विधायिका होता है, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका होता है। तो दोस्त देखो, ये जो होता है आपका क्या होता है, कानून बनाता है। क्या होता है यहाँ पे, ये कानून बनाता है, वो कानून लागू करता है। देखो संसद, यहाँ पे संसद की आवश्यकता क्या है, ये भी आपको पता है कि हमारे देश में जब तक संसद नहीं होगा तो जब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि 2 हाउसेस नहीं है तो लोग अपनी बातों को आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। समझे भाई, चलो आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस आएगा। विधायिका ये संसद हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा। ये तो देखो यहाँ से आपके ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा यहाँ पे और राज्यसभा, इनके बीच में अंतर भी आता है। इनके बीच में क्या आता है, अंतर। ये आप करके जाना है। समझे भाई, क्या करना है, इसको करके ही जाना है आपको किसी भी तरीके से। फिर आप जानते हो कि ये कह रहा है सरकार के 3 अंग कौन कौन से, एक विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका। ये कानून निर्माण करता है, ये कानून को लागू करता है। उन कानून के साथ अगर छेड़खानी होता है तो न्यायपालिका लास्ट में आता है। समझे भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है संसद के 2 संसदों की आवश्यकता। विधायिका ये तो पता ही चल गया आपको। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, देखो यहाँ पे आपके पास राज्यसभा की एक विशेष शक्तियां और यहाँ पे लोकसभा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे लोकसभा। 4 क्वेश्चन आपके फिक्स है। कौन कौन से, राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, लोकसभा की शक्ति और राज्यसभा की शक्ति। इन 4 को कर लो, बॉयज गर्ल्स दोनों शक्ति में आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझे दोस्त, संसद के प्रमुख कार्य क्या, ये सब पता ही आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे संसद के नियंत्रण के साथ संसदीय समिति थे, वित्तीय समिति। देखो एक ये फाइनेंशियल वाला आप ये करके जाना, वित्तीय समिति का क्या फंक्शन है। समझे भाई, एक वित्तीय समिति वाला करके जाना। संसद को किस प्रकार नियंत्रित करती है, संसद स्वयं। देखो द्विसदनीय राज्य क्या क्या है, जहां पे देखो यहाँ से आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है द्विसदनीय राज्य। मतलब कि ऐसे राज्य है जहाँ पे विधायिका, मतलब कि यहाँ पे 2 होते हैं, एक तो विधानसभा की शक्तियां, एक विधायिका विधानसभा भी होता है, और एक विधानसभा, एक आपको विधानसभा और एक क्या होता है यहाँ पे विधायिका। ठीक है, 2 होता है विधान परिषद। क्या होता है भाई, देखो विधानसभा और विधान परिषद जो दोनों होता है तो वो आपके क्या होते हैं, ये यहाँ पे द्विसदनीय होता है। क्या होता है यहाँ पे, द्विसदन, मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। जैसे सेंट्रल के अंदर में लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह से स्टेट में एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। इसलिए यहाँ पे इसे कहते हैं द्विसदनात्मक, जिसमें कि आप जानते हो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य है। अब बाकी एक सदनात्मक है। जब तो देखा दूसरे राज्यों में ज्यादा वोटिंग का दबदबा नहीं होता है एज कम्पेयर टू 6। समझे, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे वोटिंग का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर होती है। समझे, विधायिका भी और विधान परिषद भी। ठीक है, चलो क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको। 2 नंबर वाले में देख लेते क्वेश्चन, आपके कुछ ढंग के क्वेश्चंस बनते हैं नहीं बनते। ठीक है, चलो देखते हैं। आजा भाई, देखो 2 अंक वाले में क्या है, मैंने आपको 2 पॉइंट बताया है अभी तक कि भाई देखो राज्यसभा ये द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तक एक बार बस हल्का सा पढ़ लेना, पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वित्त सभा और गैर वित्त में अंतर, ये आपको करना ही करना है। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस, ये आप यहाँ से कर लो, यहाँ से आपका काम सेट हो जाएगा। समझे भाई, चलो आगे देखते हैं। 4 अंक में लोकसभा किस प्रकार भारत के लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा और राज्यसभा। देखो क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा की कानून प्रक्रिया को 4 बताए। भाई देखो इसमें भले न किया हो, लेकिन क्वेश्चन क्या है, घूम क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा की क्या क्या शक्ति है और कैसे ये काम करती है। समझे दोस्त, तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ है,
अगला अगला 9 4 नंबर वाले में क्वेश्चन, ये भाई देखो अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। मैप भी आपके पास आएगा, तो कार्टून बेस आपके पास ये देखो वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं, समझिए भाई। देखो यहाँ पे क्या क्या बातें चल रही है, यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा कार्यपालिका को कारगर ढंग से लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग माना गया है। एक ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट वही है डिफरेंस वाला, क्या है डिफरेंस वाला, कर दोगे तो आपका काम वहां पे सेट हो जाएगा, समझे भाई। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे प्रश्नकाल प्रशासनिक कार्यकारी एजेंसी पर नियंत्रण का महत्व, ये आप कर लेना भाई यहाँ पे, समझे। ये प्रश्नकाल भी आ जाता है जो कि प्रश्न पूछा जाता है 11 बजे से 12 के बीच का होता है समय, समझे दोस्त। ये आपके पास होने के बाद अब लास्ट चैप्टर है आपका जो कि आपके पास है न्यायपालिका, क्या भाई यहाँ पे छठा है जो आपके मिड टर्म में ये आपके लास्ट टॉपिक है ये न्यायपालिका। तो अब ध्यान से सुनो ये क्या फंक्शन करता है। न्यायपालिका में ज्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे कार्यपालिका विधायिका हुआ उसी तरह से न्यायपालिका है। और इसके फंक्शन क्या होता है देखो, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता, किसी भी देश को स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आप जानते हो इसके ऊपर में ये प्रेशर नहीं होता है, ये फ्रीली काम करती है, ये बिल्कुल एक देश का सबसे ऑनेस्ट माना जाता है। तो ये करप्ट नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी ये भी करप्ट हो जाते हैं, समझे भाई। न्यायाधीश की नियुक्ति एवं हटाना ये भी प्रोसेस आप समझ लो, कभी कभी न्यायाधीश को कौन इस पे लगाता है और कौन इसको हटा सकता है, समझे दोस्त। यहाँ पे आगे देखते हैं, देखो ये न्यायपालिका है, यहाँ पे न्यायपालिका एक पिरामिड रूप में देखो, एक तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला है, अधिन्यास है। सर्वोच्च न्यायालय में का क्षेत्र आधारित ही छोड़ो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दो आएंगे, यहाँ पे अपील सलाहकारी विशेष अधिकार, ठीक है। ये हो गया सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू क्या है, न्यायपालिका पुनर्लोकन का अधिकार क्या है, न्यायपालिका और संसद की न्यायपालिका संसद हो गया। ये वाला टॉपिक से लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन आया था, देखो भाई 1973 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। एक साहबानों का केस भी था, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, मैं अभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 2 नंबर में वो क्या क्वेश्चंस बने हैं आप देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जनहित याचिका में क्या परिवर्तन, जनहित याचिका न्याय पुनर्विलोकन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है। देखो सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अभी आप आ जाओ, न्यायपालिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग करती है। आप जानते हो अनुच्छेद 32 में आपके 5 रेट्स है, अगर आपकी बात कोई भी नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी ठकठका सकते हो, समझे दोस्त। ये हो गया न्यायपालिका पुनर्विलोकन रेट्स में क्या डिफरेंस है, ये वाला भी क्वेश्चन कर लो। कभी कभी क्वेश्चन टकरा जाए तो भाई ऐसा ना हो छूट के आ जाए पेपर में, आप एक करके आना, समझे भाई। परामर्श छत्री सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की प्रक्रिया एक ये देख लेना यहाँ पे। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीटें जारी कर सकती है, समझे भाई। एक क्वेश्चन किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है, नहीं तो एक भाई सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ पे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक आप यहाँ पे क्या करना फटाफट से डिफरेंशिएट याद कर लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चंस में आएगा। देखो भाई 6 नंबर के क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, जनहित याचिका न्यायपालिका नकारात्मक पहलू क्यों माना जाता है, न्यायपालिका गरीबों की मदद करता है, सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्र अधिकार वर्णन। देखो एक ये पॉइंट कर लेना आप यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चंस। न्यायपालिका संरक्षक क्या आप जानते हैं, एक ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुचारू गतिशील बनने में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण एक ये। इस तरह के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई आपका मिड टर्म बहुत अच्छा जाएगा। देखना डेफिनेटली इसी से क्वेश्चन आएंगे भाई। देखो अभी लाइव नहीं हो पा रही क्योंकि भाई फिर ऑफलाइन में भी ये चीजें होती है, 10वीं की भी लंबा बैच है क्योंकि 1 तारीख उनका भी पेपर है, समझे। उसके बाद साइंस का पेपर है, तो आप लोग को वरी नहीं होना है। जिस चीज की नीड है मैं आपको देता जा रहा हूँ, बस सहज महज एक ही है कि आप बेहतर पेपर करके आओ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लो, और भाई मोस्टली चीज ये बता रहा हूँ भाई आप लोग बढ़िया से शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि 12th में आपको 97 98 से नीचे नहीं सोचना है। लाइक नहीं करता हूँ प्लीज कर देना, और भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ जाना। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।